1 जुलाई को भारत डॉक्टर्स डे मनाता है। उन सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया जाता है जो लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। इस मौके पर देश की सेहत को समझना जरूरी है। भारत में हेल्थ केयर का मार्केट इस साल के आखिर तक $372 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हेल्थ केयर सेक्टर में 47 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में हेल्थ केयर सेक्टर में ढेरों संभावनाएं हैं। कॉमनवेल्थ देशों के साथ साथ मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों से हर साल करीब 20 लाख मरीज इलाज के लिए भारत आते हैं, जिससे $4 बिलियन फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा हासिल होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि तस्वीर सिर्फ सुहानी है। कुछ वक्त पुरानी रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी सरकार अपने हर नागरिक की सेहत पर 4 लाख रुपए खर्च करती है। यूके में हर नागरिक पर 2,60,000 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति खर्चा केवल 1,418 रुपए। 2,60,000 बनाम 1,418 रुपए का ये जो अंतर है ये बहुत बड़ा है। तब जबकि यूके की इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पर है, जबकि भारत की 6ठे नंबर पर। यानी इकोनॉमी के साइज में भले ही ज्यादा अंतर ना हो, लेकिन सेहत पर होने वाले खर्च में जमीन आसमान का फासला है। बेशक आंकड़े पुराने हो सकते हैं, लेकिन डराने वाले हैं। 2019 के खर्च के आधार पर आए आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका सरकारी और प्राइवेट सब मिलाकर सेहत के लिए 7 लाख रुपए प्रति नागरिक खर्च कर रहा है, जबकि भारत में यह रकम केवल 5530 रुपए है। इस 5530 रुपए में भी सरकार की हिस्सेदारी देखें तो साल 2017-18 में यह रकम महज 1753 रुपए प्रति व्यक्ति थी। हालांकि बीतते वक्त के साथ इसमें काफी इजाफा दिखा है। मसलन साल 2009-10 में हर नागरिक की सेहत पर सरकार 621 रुपए खर्च करती थी, जबकि 13-14 में यह रकम 890 रुपए प्रति व्यक्ति थी। बेशक इकोनॉमी को लेकर आबादी के मोर्चे पर अमेरिका से भारत की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी हालात बेहतर नहीं हैं, यह साफ है। खासकर तब जबकि हमारे देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आते। करीब 5 साल पुरानी एक रिपोर्ट बताती है कि 70% किसान अपनी आमदनी से ज्यादा इलाज में खर्च करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि आबादी का बड़ा हिस्सा महंगे इलाज के चलते गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है या गरीबी के आसपास कहीं भटकने को मजबूर हो जाता है। हमारे संविधान के मुताबिक सेहत राज्यों की जिम्मेदारी है, फिर भी करीब 35% खर्चा केंद्र सरकार करती है। वैसे दक्षिण के मुकाबले उत्तर भारत में सेहत मानो कभी किसी राज्य सरकार की प्राथमिकता में नहीं रही। नीति आयोग की हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ सेक्टर में शानदार काम करने वाले टॉप 5 राज्यों में से एक भी उत्तर भारत का नहीं है। हुक्मरानों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की जगह यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी या फिर पंजाब टॉप 5 में क्यों नहीं है। हालांकि इस मोर्चे पर देर से ही सही, लेकिन उत्तर प्रदेश अब उम्मीदें जगा रहा है। तेजी से अपने हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारने वाले सूबों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। राहत इस बात की भी है कि बीते कुछ सालों में हेल्थ केयर पर ध्यान दिया गया है। साल 2013-14 में प्रति व्यक्ति हेल्थ एक्सपेंडिचर 3174 रुपए था, जो 2017-18 में बढ़कर 3333 रुपए हुआ, यानी 4 साल में 5% का इजाफा। इस दरमियान सेहत पर जीडीपी के मुकाबले खर्च को देखें तो 2013-14 में सेहत पर जीडीपी का जहां 1.2% खर्च होता था, वो आज बढ़कर 2.1% हो चुका है, यानी 4 साल में 80 से 90% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी तरह बजट पर नजर डालें तो 2013-14 में सेहत पर बजट में 35,063 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जो 2022-23 में बढ़कर 83,000 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी करीब 135% का इजाफा। वैसे काम सिर्फ कागजों तक नहीं, जमीन पर भी दिखता है। मसलन साल 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई, जिसका मकसद बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। साल 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना आज वक्त की जरूरत बन चुकी है। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने के मकसद से शुरू हुई इस स्कीम के दायरे में इस वक्त 14 करोड़ परिवार हैं, यानी करीब 70 करोड़ लोग। दावा है कि 2014 के बाद से अब तक 55% मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए गए हैं। सरकार की कोशिश देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की है। देश में 6 नए एम्स भी चालू हो चुके हैं, मतलब एम्स यानी इलाज की लाइफलाइन। कुछ वक्त पहले तक दिल्ली एम्स में ही हर रोज 12,000 मरीज आते थे। आप समझ सकते हैं कि एम्स वक्त की जरूरत क्यों है। जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाई भी यकीनन बड़ी राहत है, लेकिन अभी भी काफी काम करना बाकी है। खासकर गांव से लेकर शहर तक इलाज पर खर्च होने वाली रकम को कम करने के मोर्चे पर।
नेशनल सैंपल सर्वे की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज भी शहरों में रहने वालों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए औसतन 32,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि गांव में रहने वालों की जेब से औसतन 26,000 रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं। जानकार इसे ही आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो अभी करीब 65% है। यानी इलाज का औसतन 65% खर्चा हमें और आपको खुद देना पड़ता है। कुछ वक्त पहले तक 25% ग्रामीण मरीजों को अस्पताल के बिल चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ता था। 18% शहरी आबादी भी कर्ज के दलदल में फंसने को मजबूर थी, महंगे इलाज के चलते। साल 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2012 के बीच इसी मुल्क में एक साल में 3 करोड़ 80 लाख लोग महंगे इलाज के चलते गरीबी रेखा के नीचे आने को मजबूर हुए थे। हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोग, हर 1 मिनट में 72 भारतीय। ये आंकड़े न सिर्फ डराते हैं बल्कि शर्मसार भी करते हैं। ये तब है जबकि करीब 50 देशों में इलाज का खर्च वहां के नागरिक की जेब पर ना के बराबर पड़ता है। हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अभी जीडीपी का 2.1% ही सेहत के मोर्चे पर खर्च किया जाता है, जिसे अगर बढ़ाकर 2.5 से 3% तक कर दिया जाए तो लोगों की जेब से खर्च होने वाला वो जो 65% हिस्सा है वो घटकर 30% हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जो पैसे बचेंगे उस पैसे को लोग कहीं ना कहीं निवेश करेंगे, जो आर्थिक तौर पर देश के लिए फायदेमंद है। देखना होगा ऐसा कब हो पाता है। वैसे साल 1999 में हमारी औसत उम्र 62 साल थी, जो 2019 में बढ़कर करीब 70 साल हो चुकी है। उम्र तो बढ़ी है, लेकिन वक्त पर बेहतर इलाज की कमी से होने वाली मौतें डराती रही हैं। साल 2017 में दिल की बीमारी के चलते हर 1 घंटे में 235 लोगों की जानें जा रही थी। साल 2020 में हर 1 घंटे में 87 मौतें सिर्फ कैंसर के चलते हो रही थी। ऐसी लाखों मौतों की कई वजह हैं। हमारा सिस्टम उन गुनहगारों में से एक है। गांव में बसने वाली 70 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए सरकारी अस्पतालों में 3 लाख से कम बिस्तर हैं, जबकि देश के करीब 6 लाख गांव में कुल 19,810 सरकारी अस्पताल हैं। कुछ साल पुरानी एक खबर के मुताबिक 10 साल में 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स ने गांव जाने से मना कर दिया। उन्हें लाखों रुपए का जुर्माना भरना मंजूर था, लेकिन गांव जाना नहीं। रिपोर्ट बताती है कि देश की 70% आबादी के लिए केवल 20% डॉक्टर हैं। आज गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में 21,340 विशेषज्ञ डॉक्टर्स यानी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जरूरत है, जबकि मौजूद हैं सिर्फ 3,881, यानी 81% स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की कमी है गांव के मोर्चे पर। मार्च 2020 के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के 94% गांव ऐसे हैं जहां पर कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है। इंटरनेशनल मानक के मुताबिक हर 1,000 की आबादी पर 1 डॉक्टर तैनात होना चाहिए, जबकि हमारे यहां 1600 से ज्यादा की आबादी पर सिर्फ 1 डॉक्टर मौजूद है। साल 2014 से लेकर अब तक भारत में मेडिकल कॉलेज में यूजी में 75% और पीजी सीटों में 93% का इजाफा हो चुका है, लेकिन आज भी भारत में करीब 5 लाख डॉक्टर्स की कमी है। संसदीय समिति की रिपोर्ट कहती है कि अगले 5 साल तक हर साल 100 मेडिकल कॉलेज जोड़े जाएं, तब कहीं जाकर साल 2029 तक 29 तक माफ कीजिए, देश में डॉक्टर्स की जो किल्लत है वो खत्म हो सकेगी। एक तरफ देश में डॉक्टर्स की कमी है, दूसरी तरफ भारत में पढ़े करीब 70,000 डॉक्टर पश्चिमी देशों में काम कर रहे हैं। ऐसे ढेरों सवाल हैं जिनका जवाब जरूरी है, क्योंकि मुद्दा हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ा है। सेहत के मोर्चे पर ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान संजीव मलिक साहब। आप अध्यक्ष रह चुके हैं सार्क मेडिकल एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मलिक साहब, आपसे ये जो डॉक्टर्स की कमी है ये आखिर कब तक रहेगी सर, और क्या आपको भी लगता है कि एक बड़ी दिक्कत है हेल्थ सेक्टर के मोर्चे पर? देखिए, सबसे पहले जो आपने आंकड़े दिए वो बहुत ही आज की डेट में पर्टिनेंट है। मैं इसको एक समरी में सिर्फ बताऊं, ग्लोबली 3 किस्म के आंकड़े हेल्थ पे हम लेते हैं जी। करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, जो जीजीएचई होता है जो जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ है, जो परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल, और पर कैपिटा टोटल एक्सपेंडिचर। अगर ये तीनों देखें, जैसे आपने यूएस से कंपेयर करा, पर कैपिटा हम $63 खर्च करते हैं, यूएस $10,921 खर्च करता है। वो एक इशू है। अब दूसरा इशू है, अगर आप ज्यादा खर्च भी करें तो हेल्थ डिलीवरी देने के लिए हमारे पास डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। मलिक साहब, यही मेरा सवाल था। 5 लाख डॉक्टर्स
आपको लगता है आज भी 2022 में एक बड़ी चुनौती है सर, बड़ा संकट है? आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा। कुछ टाइम पहले मैं एक उदाहरण देता हूं, मेरे को एक दिल्ली के लीडिंग पब्लिक स्कूल ने बुलाया अपने 9th के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करें। उनके पास इतने बच्चे नहीं थे जो मेडिकल स्ट्रीम के लिए ऑप्ट करना चाह रहे थे। क्या ऐसा हो रहा है देश में कि लोग डॉक्टर बनना नहीं चाह रहे? ऑलरेडी डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जब तक, और 75% अप्रोक्सीमेटली 74.5% हेल्थ केयर सर्विसेज आज प्राइवेट सेक्टर देता है। जी। क्या हम प्राइवेट सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज नहीं कर सके? क्या डॉक्टर्स की जो प्रॉब्लम्स रिपीटेडली, महीना पहले आपने बहुत शर्मनाक केस देखा होगा, एक डॉक्टर ने सुसाइड करी बिकॉज उसको अबेट करा गया, उसको हैरेस करा गया। ठीक है। क्या हो रहा है कि लोग मेडिकल प्रोफेशन से दूर जा रहे हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं हमें और डॉक्टर्स की जरूरत है, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब के मुताबिक हमें ये प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी, प्राइवेट सेक्टर को कैसे इंसेंटिवाइज करा जाए। ठीक है सर, एक सवाल और है इसी से जुड़ा, मैं संक्षेप में आपका जवाब जानना चाहूंगा, बेहद अहम बात आप कह रहे हैं। सवाल यह भी है कि गांव में डॉक्टर्स क्यों नहीं जाना चाहते? हमने अलग अलग खबरें पढ़ी हैं जिसमें देखा कि 10 साल में 10,000 डॉक्टर्स ने गांव जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो पेनल्टी प्रोविजन है, हम वो पेनल्टी प्रोविजन हमें मंजूर है, जुर्माना दे देंगे, गांव नहीं जाएंगे। उपराष्ट्रपति मौजूदा वेंकैया नायडू, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की गांव में तैनाती तो कंपलसरी होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन हालात इस तरीके के नहीं दिखते हैं सर। देखिए ऐसा है, गांव में जो प्रॉब्लम है, मैंने खुद एक अमेरिकन एनजीओ के साथ टियर 3 सिटीज में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट करा जी। हॉस्पिटल शुरू करे और 2 साल बाद वाइंड अप करना पड़ा। इतना मुश्किल था वहां पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाना। सबसे पहला चैलेंज होता है कि आप मेडिकल और पैरामेडिकल लोगों को पहले कन्विंस करें वहां आने के लिए, उनको इंसेंटिवाइज करें। लेकिन जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं, जो लोकल बुलिंग होती है, आप तो गांव की बात कर रहे हैं, बड़े शहरों में डॉक्टर्स के ऊपर जो वायलेंट के अटैक्स हो रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर, आज किसी को हम, एक पेशेंट जब अंदर आता है उसको एक पोटेंशियल लिटिगेंट की तरह देखना पड़ रहा है। ठीक है, एक वायलेंट कानून व्यवस्था अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, समझा जा सकता है सर। हालांकि इसके इतर भी बहुत सारी दलीलें हैं। बाकी सरकारी दफ्तरों में जो काम करते हैं लोग, आखिर वो कैसे गांव जाते हैं, डॉक्टर को गांव जाने में क्या दिक्कत है, उस दलील में हम नहीं पढ़ते। एक और सवाल सर, उसको मैं आपसे जानना चाहूंगा। महंगा इलाज हमारे देश में आज भी एक बड़ी दिक्कत है, आयुष्मान योजना के आने के बाद भी। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि बेहतर इलाज मिले, मुफ्त इलाज मिले, या मुफ्त ना मिले तो कम से कम पैसे में मिले? देखो, इसका सोल्यूशन सिर्फ 2 हैं। एक सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट, जो स्टेट है, वो प्रोवाइड करे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज। जो आज हम 25% सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर डिलीवरी कर रहे हैं इंडिया में, इसको बढ़ाया जाए। ये पहला इशू है। दूसरा इशू है कि डॉक्टर्स को इंसेंटिवाइज करिए। आप कह रहे हैं कि इंडिया में हेल्थ केयर महंगा है। आप ये एनालाइज करें कि जो इंडिया में अच्छे हॉस्पिटल्स खुले हैं, आज डेवलप्ड देशों से भी, डेवलपिंग देशों से, मिडल ईस्ट से लोग इंडिया ट्रैवल करते हैं। आपने ही अभी आंकड़े दिए अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो ट्रीटमेंट सस्ता भी है और अच्छा भी है बाकी डेवलप्ड वेस्टर्न वर्ल्ड से। तो ऐसा नहीं है हमारा हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है, बट हाँ, हेल्थ केयर एक पर्टिकुलर सेगमेंट को अगर हमने फ्री देना है या हाईली सब्सिडाइज देना है, तो गवर्नमेंट सेटअप्स और गवर्नमेंट डिलीवरी मैकेनिज्म बढ़ना चाहिए, नंबर 1। प्राइवेट सेक्टर को आप इंसेंटिवाइज करें। आज आप टैक्स वेकेशन पीरियड दीजिए टियर 2 और 3 में लोगों को जाने के लिए। ठीक है। आज भी अगर मैं हॉस्पिटल बनाता हूं गांव में, तो मेरे पे कमर्शियल टैक्सेस लगते हैं। ठीक है। तो देयर शुड बी अ टैक्स इंसेंटिवाइजेशन। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, वो they would love to go to मलिक साहब, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा सर, वो ये कि लगातार इस बात पर जोर दिया जाता है कि इंश्योरेंस कवरेज का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। आयुष्मान योजना है जो 5 लाख रुपए तक का इलाज करती है। सरकार कह रही है कि 70 करोड़ लोगों को हमने लगभग कवर कर रखा है, 14 करोड़ परिवारों के मद्देनजर। लेकिन फिर भी एक बड़ा हिस्सा है ऐसा जो हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज के दायरे में नहीं आता। पिछले 1 साल में लगभग 10 से 15% जो प्रीमियम है इंश्योरेंस कंपनीज ने वो बढ़ा दिया है। क्या सस्ता इंश्योरेंस भी भारत में मिल सकता है?
देखिए, आयुष्मान एक बहुत अच्छी स्कीम है और गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए स्कीम के लिए। लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, आज अगर आप देखें इंश्योरेंस प्रीमियम इतने हाई हैं, हम जैसे जो 60 प्लस लोगों को हैं उनको या तो इंश्योरेंस मना हो जाती है, या एक तरफ लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, आपका एज स्पैन बढ़ रहा है, लॉन्जिविटी बढ़ रही है, तो इंश्योरेंस उन एजेस के लिए सब्सिडाइज होना चाहिए बजाय जी। कि और एक्सपेंसिव हो। ठीक है। तो गवर्नमेंट को, आईआरडीए को पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस प्रीमियम या तो सरकार उसको पार्शली सब्सिडाइज करे, जिनको इंश्योरेंस प्रीमियम कौन दे रहा है पर्सनली, जो ठीक है। सरकारी व्यवस्था में नहीं जा रहा। ठीक है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जा रहा हूं जी, आपने तो मेरे आपने को सरकार के आयुष्मान योजना की तारीफ करी। आपको लगता है कि 2-3 काम और अच्छे हुए हैं इस सरकार के दरमियान, जो पहले भी थे लेकिन अब रफ्तार बहुत ज्यादा दिखी है? मतलब जेनरिक मेडिसिन, आयुष्मान जिसका जिक्र आपने किया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे तस्वीर बदल सकती है आने वाले वक्त में? बहुत ही सराहनीय एक्टिविटी है मेडिकल कॉलेजेस खोलना, लेकिन साथ में आज हमें एनालाइज करना चाहिए कि आप मेडिकल कॉलेज अगर खोलते रहेंगे, आपके पास फैकल्टी नहीं है मेडिकल कॉलेजेस को देने के लिए, उस प्रॉब्लम को हम कैसे एड्रेस करेंगे? लोग मेडिकल कॉलेज में एज अ फैकल्टी जाने को तैयार नहीं है। जी। तो इन चीजों को, बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, ठीक है। मेडिकल कॉलेजेस खोलना, जेनरिक मेडिसिन, बट जेनरिक मेडिसिन अगेन, अभी ईएमआरबी जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसने मेडिकल एथिक्स को रीडिफाइन करा है, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जेनरिक मेडिसिन के। ठीक है। मेडिकल एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को लिखा भी है, उसमें मॉडिफिकेशन होने चाहिए। तो एक रैशनल और प्रैक्टिकल स्कीम होनी चाहिए जी। जहां पे डॉक्टर्स ज्यादा हम प्रोड्यूस कर सकें, ठीक। मेडिसिन सस्ती कर सकें, हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडाइज कर सकें। सर, ये और टियर सब कुछ 2, तभी होगा टियर 3 जब और रूरल में सरकार जाने को अपनी जीडीपी incentivize का 3% कम से कम हेल्थ पर खर्च करे, जिसकी बात हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं। सर, सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए कि अगर सरकार जीडीपी का 3% हेल्थ पर खर्च करती है तो इसका मतलब क्या है, फायदा क्या होने जा रहा है हमारे दर्शक को, एक आम नागरिक को? ओके, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि अमेरिका 16.77% खर्च करता है अपने जीडीपी का, और जो डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन है वो आइडियल मिनिमम डेवलपिंग कंट्री को 5% होना चाहिए। हम उससे बहुत दूर हैं, उससे आधे से भी कम है। जी। जहां पे हम जीडीपी का परसेंटेज बढ़ाएंगे ऑन हेल्थ, वो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि मैं सरकारी अस्पताल ज्यादा खोलूंगा, मैं लोगों को फ्री हेल्थ केयर दूंगा, मैं हेल्थ यही सारी जो अभी बातें हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को सब्सिडाइज करूं, यही सारा खर्चा अगर गवर्नमेंट करे तो ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ेगा, आपका खर्चा बढ़ेगा, लेकिन आप बहुत सारी चीजों को टेक केयर करेंगे। ठीक है। उन लोगों के लिए भी जो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और वो भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते और सरकारी सेक्टर में सर, जाना एक सवाल इससे जुड़ा लगातार पूछा जाता है, वो ये कि देखिए सरकार कहां तक खर्च करे, सरकार पैसा कहां से लाए, कुछ जिम्मेदारी नागरिकों की भी होनी चाहिए। और इसमें एक दलील ये होती है कि देखिए साहब, आप अगर जीडीपी का 3% खर्च कर देंगे तो वो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है और जो तमाम खर्चे हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार को ही फायदा होना है, सरकारी खजाने को ही फायदा होना है। 3% से ज्यादा फायदा हो सकता है सरकार को या देश को। क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है सर? देखिए, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं। डेवलपिंग वर्ल्ड जो है, लोग 10 से 15% अपने जीडीपी का खर्च कर रहे हैं, तो क्या उनकी ऐसी नहीं है कि उनकी फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है या इकोनॉमी खराब हो रही है? ठीक है। हेल्थ हालांकि हमारे देश में एक स्टेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल, बट अगेन जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, और एक बेसिक फंडामेंटल राइट है। एक हेल्दी नेशन जो है वो हेल्दी इंडिविजुअल से बनता है। हेल्थ और एजुकेशन ये दो चीजें हैं जहां पे सरकार जितना ज्यादा खर्च करेगी, उसका एंड आउटपुट जो होगा, दैट विल बी मच मोर देन व्हाट यू आर स्पेंडिंग टुडे। ठीक है। आखिरी सवाल सर मेरा वो ये कि जब हम देखते हैं हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ केयर सेक्टर को हिंदुस्तान में, तो एक बड़ा अंतर नजर आता है साउथ इंडिया बनाम वर्सेस नॉर्थ इंडिया। पुडुचेरी में कुछ वक्त पहले तक शायद 9 मेडिकल कॉलेज थे। बड़े जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जैसे, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां किस तरीके की स्थिति है मैं नहीं जानता। आपको लगता है कि यह एक बड़ा अंतर है जिस पर पॉलिसी लेवल पर एड्रेस करने की जरूरत है?
देखिए, मेडिकल कॉलेज अंतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस पैन इंडिया खुलने चाहिए। जहां जहां, जैसे यूपी का आपने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा माफ कीजिए, काम कर आपको रहे रोक हैं रहा हूं, हरियाणा केवल में मेडिकल कॉलेज ही नहीं सर, टॉप परफॉर्मिंग जो 5 राज्य हैं वो भी हेल्थ के मोर्चे पर दक्षिण भारत से ही आते हैं। उत्तर भारत का कोई राज्य नहीं है टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टेट्स में। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अब एक इसका कंट्रास्ट सुनिए। जो प्राइवेट सेक्टर के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जिनको हम बोलते हैं, जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दे रहे हैं जी, वो आज भी उत्तर भारत में ज्यादा हैं। ऐसा क्या हुआ कि नॉर्थ इंडिया मेडिकल टूरिज्म उत्तर भारत में ज्यादा है साउथ इंडिया से? सो हमें सिर्फ चीजों को एड्रेस करना है, लोगों को इंकरेज करना है जी, कि हर स्टेट में, उत्तर भारत में स्पेशली, अगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हो सकते हैं तो हेल्थ केयर डिलीवरी और हेल्थ इंडिकेटर नॉर्थ इंडिया में और ज्यादा अच्छे होने चाहिए। ठीक है, बट कहीं ना कहीं हम प्राइवेट सेक्टर को, हम इंडिविजुअल डॉक्टर्स को इंकरेज नहीं कर रहे हैं, इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे। ठीक है। पूरे देश की तस्वीर सुधर जाए स्वास्थ्य के मोर्चे पर, आपका फाइनल कमेंट क्या, किसको क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को हेल्थ को अपना प्रायोरिटी बनाना चाहिए। इलेक्शन मैनिफेस्टो किसी पार्टी का हेल्थ नहीं बोलता है, नंबर 1। अगर आपको याद हो, जब बैरक ओबामा यूएसए में जीते थे पहली बार, उनका हेल्थ मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो का पॉइंट 1 था हेल्थ। गवर्नमेंट को हेल्थ को प्रायोरिटी नंबर 1 करके, हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के एक अगले 15-20 साल का रोड मैप बनाना चाहिए। सेंटर के साथ साथ स्टेट्स को भी। हाँ, ऑब्वियसली स्टेट का पार्टनरशिप तो हो गई, स्टेट्स के इनपुट तो आएंगे ही। ठीक है, तो आप करें कि सरकारों को गंभीरता दिखानी होगी, तभी जो ये भयावह स्थिति है जो आंकड़ों में नजर आ रही है, इसमें थोड़ी राहत मिल सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सेहत के मोर्चे पर क्या कुछ तस्वीर है और क्या कुछ करने की जरूरत है, ये सरल शब्दों में समझाने के लिए। तो फैक्ट फाइल्स विद अनुराग में आज के लिए बस इतना ही, फिर जुड़ेंगे किसी ऐसे ही जरूरी मुद्दे के साथ।